नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीपशिखा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान अमेरिका को आग दिखाने लगा है। दरअसल तालिबान ने सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अपनी सेना को वापस नहीं बुलाया तो अमेरिका को इसके गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, अमेरिका के अफगानिस्तान में इस वक्त करीब 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात है, जो कि अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा रखे हैं। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद वहां से लोगों का निकलना लगातार जारी है। इस बीच अब तालिबान ने ब्रिटेन और अमेरिका को खुली धमकी दी है। दरअसल तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने सोमवार को कतर में बयान दिया कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी में देरी करता है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक अपनी सेना वापस बुलाने की धमकी दी है। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने पहले कहा था कि वो 31 अगस्त तक रेस्क्यू मिशन को पूरा करके अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद में बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि अगर मिशन पूरा नहीं होता तो अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रुक सकते हैं, जिसके बाद तालिबान ने अमेरिका को यह धमकी दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान के हालातों को लेकर चर्चा हुई। तो इसी कड़ी में आज G7 वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। तो इस मीटिंग के होस्ट जो बाइडेन करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग में जो बाइडेन क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान के हालातों को लेकर चर्चा हुई। इसी कड़ी में आज G7 की वर्चुअल मीटिंग भी होने वाली है। इस मीटिंग के होस्ट जो बाइडेन है। अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ब्रिटिश पीएम बाइडेन से 31 अगस्त तक होने वाले अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा लगातार तमाम शहरों पे हो चुका है, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं और जिले ऐसे हैं जहां पर तालिबानियों को खदेड़ा गया है। बानू और पंजशीर इलाके में तालिबानियों को घुटने टिकाए गए हैं और कम से कम कई जिलों को तालिबानियों के कब्जे से छुड़ाया गया है। लगातार जो वहां के लड़ाकू लड़के हैं तालिबानों से लोहा ले रहे हैं और उनको कम से कम पस्त कर अपने जिलों को फ्री करवा रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर प्रोविंस में हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल पंजशीर में भीषण लड़ाई की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तालिबान ने पंजशीर को घेरने के लिए 10,000 लड़के भेजे हैं। अहमद मसूद की सेना नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि उन्होंने 300 तालिबानियों को मार गया है। ये इलाका अब तक तालिबान से अछूता रहा है, लेकिन अब तालिबान इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद साली तालिबान के रास्ते पर चट्टान की तरह से खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी अहमद मसूद के साथ है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को देख लेने की धमकी दी। अफगानिस्तान के लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचे यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया है। वहीं यूक्रेन सरकार के मंत्री ने दावा किया है कि मंगलवार को इस विमान को ईरान ले जाया गया है। वहीं मंत्री के मुताबिक ये विमान रविवार को हाईजैक किया गया था, जिसे कुछ अज्ञात लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था। अफगानिस्तान में लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचे यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक किया गया। यूक्रेन सरकार के मंत्री ने मंगलवार को यह दावा किया कि इस विमान को ईरान ले जाया गया है। मंत्री के मुताबिक रविवार को यह विमान हाईजैक किया गया था, जिसे कुछ अज्ञात लोगों ने अपने कब्जे में लिया। इतना ही नहीं, 3 दूसरे निकासी प्लान भी सफल नहीं हो पाए क्योंकि लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। यूक्रेन के दावे से इतर ईरान के मंत्री अब्बास असलानी का दावा है कि विमान नॉर्थ ईस्ट ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर लाया गया था, लेकिन ये रिफ्यूलिंग के बाद यूक्रेन के लिए रवाना हो गया था और कीव एयरपोर्ट पर लैंड भी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपने पुराने सहयोगी देश रूस से बातचीत की। बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्तालाप
लगभग 45 मिनट तक जारी रहा। यह बातचीत काफी अहम बताई जा रही है क्योंकि रूस तालिबान को समर्थन दे रहा है और कह रहा है कि उनका प्रशासन और शासनकाल अफगानिस्तान से बेहतर रहेगा। पर भारत के साथ साथ और प्रदेश अपने प्राथमिकता यही है कि वे अपने देश के नागरिकों को वापस ले आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपने पुराने सहयोगी रूस से बातचीत की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी इस मुद्दे पर करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई ये बातचीत काफी अहम है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस ने न सिर्फ तालिबान का समर्थन किया बल्कि ये भी कहा कि उनका शासन अफगान सरकार से बेहतर होगा। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। सदन की कार्यवाही के अंतिम और तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तल्खी देखने को मिली। सदन में कांग्रेस ने 2 बार वॉकआउट किया, जिसमें पेपर लीक मामले में सरकार के जवाब से विपक्ष सहमत नहीं था। इसके अलावा भूमि अर्जन से जुड़ा हुआ जो कानून सरकार लेकर आई थी उस पर भी विपक्ष ने ऐतराज जताते हुए वॉकआउट किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शेर और शायरी के माध्यम से विपक्ष को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच हरियाणा की पुलिस कर रही है और इस मामले में अगर पुलिस तह तक नहीं पहुंचती है तो फिर आगे भी जांच देने पर विचार किया जा सकता है। सेशन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेशन में तमाम जो बिजनेस हुआ है उसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 11 विधेयक पारित किए गए हैं, जिनमें 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर पारित हुए हैं। इन 3 विधेयकों में एक विधेयक है पेपर लीक को लेकर हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया है, जिस पर विधानसभा की मोहर भी लग चुकी है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र को लेकर भी सरकार ने एक विधेयक पारित किया है। मंत्रिमंडल की बैठक शिमला में आयोजित की गई। राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में यह बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। सीधे तौर पर इस बैठक के जरिए स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रेजेंटेशन यहां पर दी कोविड के ताजा हालात को लेकर और इस पे साफ ये कहा गया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम हैं, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई, जिससे आज मंत्रिमंडल संतुष्ट दिखा। मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया है कि जो यथावत परिस्थितियां यानी कि जो बंदिशें बनी हुई हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। इसमें कोई इजाफा बंदिशों में अभी फिलहाल नहीं किया गया है। यही नहीं, अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र जो है जल्द ही आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। यही नहीं, इसके अलावा शिक्षा विभाग में नौकरियों का पिटारा एक बार फिर से खुला है, जिसमें लगभग 4000 पदों को अब अलग अलग तरीके से भरा जाना है। इसके साथ साथ शिमला शहर में पानी की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। जयराम सरकार का ये अहम फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि $250 मिलियन का ये एक प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और इसमें $160 मिलियन वर्ल्ड बैंक जो है वो यहाँ देने जा रहा है और बाकी $90 मिलियन का जो एक अमाउंट है वो अब राज्य सरकार को वहन करना होगा। राज्य सरकार का ये दावा है कि 2050 तक के लिए अब शिमला शहर में 24 घंटे पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। कांग्रेस में मचा सियासी भूचाल। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उनके अपने ही भागी मंत्रियों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते आज कैबिनेट मंत्री तृप्त जिंदल बाजवा के घर पर 30 एमएलओ की विशेष मीटिंग की गई, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि पंजाब लीडरशिप पर अब उनको भरोसा नहीं रहा है क्योंकि पंजाब के मसलों को हल नहीं किया गया है। पंजाब की आने वाली इलेक्शनों में लोग उनसे जवाब मांगेंगे, जिसके चलते आज ये विशेष मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में ये तय किया गया है कि 5 सदस्य कमेटी सोनिया गांधी के साथ में मुलाकात करेगी और पंजाब के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी देगी, क्योंकि पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अब दूसरी बार एक बार फिर से जो है बगावती सुर उठाए देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार विद्रोह कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि किस तरह से अब जो है कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी मसलों को किस तरह से सुलझाएगी, क्योंकि पंजाब में 2022 की इलेक्शनों में कुछ ही समय बाकी है और उसी के बीच इस तरह से सियासी भूचाल कांग्रेस पार्टी में, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, जीत के जो है दावे कर रही है, उसी बीच उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई लड़ने के लिए इस तरह से बयानबाजी सामने आना कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पंजाब की लीडरशिप को भी इससे जो है वो फर्क पड़ेगा।
कहीं ना कहीं सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे को जन आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र में निकलना पड़ा भारी। और कहीं ना कहीं अगर बात करें जन आशीर्वाद यात्रा की, तो मुंबई के अंदर कुछ दिनों पहले की शुरुआत यहीं से की थी और यहाँ पर मुंबई के अलग अलग इलाकों के अंदर नारायण राणे के खिलाफ 19 एफआईआर दर्ज होती है। और जिसको जन आशीर्वाद यात्रा लेके जब वो नासिक पहुंचते हैं तो नासिक के अंदर कहीं ना कहीं वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो टिप्पणी करी थी उन्हें कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। और जो शिवसेना कार्यकर्ता है नासिक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी और नासिक पुलिस कमिश्नर ने उनके खिलाफ सर्च वारंट निकाला, जिसको लेके रायगढ़ जो पुलिस है उनके घर पे पहुंचती है। और मुंबई के अलग अलग इलाकों की बात करें तो शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए। कहीं ना कहीं पत्थरबाजी भी हुई है नारायण राणे के ऑफिस पे और घर पे, और जिसको लेके जो शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लगातार आमने सामने भिड़े हुए हैं। और अगर रायगढ़ पुलिस की बात करें तो रायगढ़ पुलिस ने नारायण राणे को उनके घर से गिरफ्तार किया और उनके जो वकील है मुंबई हाईकोर्ट पहुंचते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनकी जो जमानत याचिका जो रायगढ़ पुलिस ने जो रद्द कर दी थी उसको लेके, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने कुछ पेपर कम होने के कारण ये तमाम सुनवाई को कल के लिए रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नारायण राणे को कल मुंबई हाईकोर्ट से कुछ राहत मिलती है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में रेलवे लाइन पर करीब 5000 झुग्गियों को तोड़ने पे रोक लगा दी है, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार, रेलवे और गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले को लेकर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में रेलवे लाइन पर करीब 5000 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके बाद से यहाँ रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही इस पूरे मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, रेलवे और गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। इस पूरे मामले में कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। फरीदाबाद जिले में हर रोज लगाए जाने वाले वैक्सीनेशन कैंप में हजारों लोग वैक्सीन लगवा कर अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन पहली डोज लगवाने वालों के लिए सरकार के आदेश हैं कि वो अपनी दूसरी डोज को समय पर ही लगवाएं, ताकि वे स्वयं सुरक्षित रहने के साथ साथ इस भयंकर बीमारी से बचाव कर देश को सुरक्षित रखने में सहयोग कर सकें। जी हां, ये कहना है फरीदाबाद के सीएमओ जिला चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर विनय गुप्ता का। उन्होंने कहा कि वे हर रोज वैक्सीन कैंपों में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को दूसरी डोज के लिए जागरूक कर रहे हैं। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपन चंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में एक निजी स्कूल में आयोजित वैक्सीन कैंप में पहुंचकर जहां कॉलोनी वासियों के लिए आयोजित वैक्सीन कैंप का उद्घाटन किया और साथ ही कोविड नियमों की मजबूती के साथ पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो इस गिरोह के सदस्य हैं वो या तो लोगों के मोबाइल से ओटीपी पूछकर उनके खातों से लाखों रुपए उड़ा देते हैं या फिर जॉब दिलवाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ठग लेते हैं। ऐसा ही मामला हिसार में देखने को आया है, जब दो शिकायतकर्ताओं ने हिसार साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी और जिसके बाद हिसार पुलिस द्वारा इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला ये था कि जॉब दिलवाने के नाम पर दोनों शिकायतकर्ताओं से लाखों रुपए वो लिए गए थे और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया था और बार बार उन पर दबाव बनाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठे गए थे। इसी मामले में शिकायत मिलने पर हिसार पुलिस द्वारा इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और जिनमें से 2 सदस्यों को जेल भेज दिया गया है और 1 सदस्य को शायद इनके रिमांड पर लिया गया है। हिसार पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वो इस तरह की ठगी से बचे और यदि किसी के साथ इस तरह की ठगी होती है तो तुरंत वो हिसार पुलिस को इसकी सूचना दे ताकि इस मामले में कार्रवाई की जा सके। दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सरेआम चोरी की वारदात को अंजाम देकर साफ निकल जाते हैं। ऐसा ही मामला नगरपालिका रोड पर एक कंप्यूटर संचालक के साथ हुआ। 2 स्कूटी सवार युवक दोपहर को उस समय आए जब दुकानदार खाना खाने के लिए अपने घर गया और दुकानदार जब वापस आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ देखकर हैरान रह गया। दुकानदार ने जब गल्ले को चेक किया तो दुकान के गल्ले के अंदर रखे उसके 90,000 रुपये और ATM कार्ड गायब मिला। चोर
वारदात को अंजाम देकर नगरनौर गांव की तरफ से चले गए और सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज को चेक किया। फुटेज में देखा कि 2 स्कूटी सवार युवक दुकान पर आते हैं और दुकान के गले के अंदर रखे हजारों रुपए की नकदी एटीएम लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच कर रही है। ये देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी चोरों का पता लगाएगी। रोहतक में कुछ दिनों से चोरी डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। चोर चोरी करने के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। वहीं 22 तारीख की रात को जनता कॉलोनी में एक कंप्यूटर इंजीनियर के घर में नकाबपोश बदमाशों ने बैल बजाकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन घर के सदस्य मौजूद होने के कारण चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। जैसे ही नकाबपोश बदमाशों ने घर की बैल बजाई तो घर के सदस्य ने बाहर आकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन चोर दीवार की सहारा लेकर वहीं पर छिप गया। इसके बावजूद आसपास के लोग इकट्ठा हुए। वहीं कंप्यूटर इंजीनियर अमित ने उसके साथी के साथ चोर का पीछा किया तो चोर ने उन पर फायरिंग की। उसके बाद चोर फरार हो गया। चोर का दूसरा साथी मोटरसाइकिल लेकर वहीं पर तैयार था, लेकिन चोर का पीछा करते हुए अमित ने उसका पीछा किया तो चोर ने दूसरी फायरिंग की, लेकिन गनीमत ये रही कि अमित पर गोली नहीं लगी। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी जानकारी अमित ने पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज आई है जिसका सहारा लिया जा रहा है और मोटरसाइकिल चालक को भी ट्रेस किया जा रहा है। रियो ओलंपिक के बाद दूसरी बार देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सोनीपत के पैरा ओलंपियन खिलाड़ी धर्मवीर नयन इन दिनों जमकर खून पसीना बहा रहे हैं और क्लब थ्रो गेम के लिए जिस प्रकार से देश का वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उसको लेकर उनसे बातचीत की गई है। तो उनका यही कहना है कि वो देश की खातिर जो है मेडल लेकर आएंगे। और शुरुआती तौर पर एक इंजरी जो उन्हें हुई थी उसके बाद हालात ये थे कि या तो अपने जीवन लीला को समाप्त कर ले, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और इस हौसले के बलबूते ही दूसरी बार जो है देश का प्रतिनिधित्व करते हुए धर्मवीर जो है नजर आएंगे। हालांकि इन दिनों काफ़ी मेहनत वो कर रहे हैं। यमुनानगर के डीसी गिरीश अरोड़ा ने किया जिला जेल का औचक निरीक्षण। इस दौरान डीसी ने खाने पीने की व्यवस्थाओं से लेकर जेल के अंदर मेडिकल सुविधा और अन्य व्यवस्थाओं की भी जांच की और उन्होंने जेल में बंद कैदियों और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी, लेकिन किसी भी कैदी या बंदी द्वारा कोई भी समस्या जो है सामने नहीं रखी गई और जेल की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त देखकर यमुनानगर के डीसी गिरीश अरोड़ा ने जेल प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका सफाई कर्मचारी यूनियन ने नगर पालिका में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगर पालिका के साथ साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भी आज नगर पालिका प्रांगण में 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार के समझौते किए गए थे उनको लागू नहीं किया गया है। 2 दिन तक चलने वाले इस धरना प्रदर्शन में नगर पालिका के साथ साथ फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो 5-5 कर्मचारियों की तादाद में भूख हड़ताल भी करेंगे, जिसको लेकर वे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के दिन अब फिरने जा रहे हैं। तकरीबन 15 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल में मरम्मत कार्य होंगे, जिन्हें हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन इस काम को जिम्मेदारी के साथ संभालने जा रही है। बहुत जल्दी ही इस अस्पताल में ये मरम्मत के कार्य होंगे। यह जानकारी निदेशक डॉक्टर पवन गोयल ने पत्रकारों को दी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।